वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात कर ली थी। दो फॉर्मूले वहां पर निकल कर आए थे। इसी के सिमिलरली हमने लिख दिया था किसके बारे में, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, जो कि ये था और विशिष्ट डायरेक्शन में ये था। यहाँ तक काम कर लिया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण वो कितना हो जाएगा हमारे पास। तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू जे वेक्टर इक्वल टू म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू एस वेक्टर। इस तरह से हमने कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को लिख दिया, जो कि हम सिमिलरली इसी फॉर्मूले को देखकर लिख सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे म्यू जे वेक्टर, म्यू जे स्मॉल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल और एस भी स्मॉल ही है। म्यू जे वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, जी एस की स्थान पर कितना हो जाएगा, जी जे हो जाएगा, ये म्यू एम हो जाएगा। सिमिलरली इसी को देखते हुए लिखना है, वहां पर एल के स्थान पर एस किया था, एस के स्थान पर अब जे हो जाएगा म्यू एन, और यहाँ पर जे वेक्टर अपॉन एच कट इस तरह से हो जाएगा। यहाँ दो चीजों के बारे में बताना है। हेयर जो जे वेक्टर है कुल कोणीय संवेग है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी जे इंटू जे प्लस वन, एच कट बाहर है एच कट रूट से, और यहाँ पर जी जे नाभिकीय जी गुणक कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, नाभिकीय जी गुणक, इसको नाम देते हैं नाभिकीय जी गुणक। ठीक है। और किसी विशिष्ट दिशा जेड में अगर हम बात करें तो किसी विशिष्ट दिशा जेड में, तो किसी विशिष्ट दिशा जेड के लिए म्यू जे वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जेड कंपोनेंट जी जे म्यू एन, यहाँ पर जे जेड अपॉन एच कट इस तरह से लिख सकते हैं। और जे जेड हेयर जे जेड कितने के बराबर होगा, एम जे एच कट इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जो एस जेड था वो एम एक्स एच कट के बराबर था। इस तरह से हमने सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला है वहीं से लिख दिया। इस पर समीकरण कितना आ जाएगा, 7 के बाद इसको डाल देना 8 और इसको डाल देना 9। करें कंप्लीट यहाँ तक इसको, कुल चुंबकीय आघूर्ण को। तो विशिष्ट दिशा के लिए जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है उसका यूज किया जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो जो क्वांटिटी है उसका यूज किया जा रहा है। यहाँ पर कक्षीय क्वांटम नंबर, यहाँ प्रचक्रण क्वांटम नंबर, और वहां पर कुल क्वांटम नंबर। जे वेक्टर क्या था, कुल क्वांटम नंबर, जो कि एल प्लस एस से एल माइनस एस तक उसकी क्या थी वैल्यू, एम जे की, एम जे की वैल्यू तो माइनस जे से प्लस जे तक, इस जे की वैल्यू थी कितने से कितने, एल प्लस एस टू एल माइनस एस। इस तरह से जे की वैल्यू यहाँ वेरी करती है एल प्लस एस से एल माइनस एस, इसको भी लिख देना यहाँ पर। और एम जी की जो वैल्यू है वो वेरी करती है माइनस जे से प्लस जे, माइनस जे से प्लस जे। ठीक है, माइनस जे से प्लस जे तक। जैसे यहाँ पर होती है माइनस एस से प्लस एस, वहां पर होती है माइनस एल से प्लस एल, इसी तरह से माइनस जे से प्लस एल। इक्वेशन नंबर 9 तक कंप्लीट करें। यदि यहाँ पर हम जे जेड की वैल्यू डालें तो वो कितनी हो जाएगी, म्यू जे वेक्टर का जेड कंपोनेंट जी जे म्यू एन, और जे वेक्टर की वैल्यू डाल दी तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल एम जे। और एम जे की वैल्यू मैक्सिमम कितनी बिलोंग कर रही है, मैक्सिमम कितनी बिलोंग कर रही है, प्लस जे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए या मैक्सिमम मान के लिए अगर हम बात करें चुंबकीय आघूर्ण के मैक्सिमम मान के लिए, चुंबकीय आघूर्ण, कुल जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो म्यू जे जेड कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा, जी जे म्यू एन
और ये कितनी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस जे हो सकती है, माइनस जे, एक एक के अंतराल में होती है, माइनस जे से प्लस जे तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मैक्सिमम मान आ गया वहां से, ये क्यों निकाला है मैक्सिमम मान, क्योंकि उसके आधार पर हम जो जी गुणक था जी जे, उसकी हम परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। किस तरह से, देखें जी जे अगर हम वहां से निकालें तो जी जे की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, म्यू जे वेक्टर जेड कंपोनेंट अपॉन में नीचे आ जाएगा म्यू एन जे, इस तरह से आ जाएगा जी जे। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 10। इसकी वैल्यू, इसकी हम डेफिनेशन किस तरह से देंगे कि किसी भी न्यूक्लियॉन के लिए उसका किसी विशिष्ट दिशा में कुल चुंबकीय आघूर्ण तथा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन एवं कौन सी क्वांटम संख्या, कुल क्वांटम संख्या का जो गुणांक का अनुपात है, गुणा का अनुपात ही क्या कहलाएगा, कक्षीय सॉरी कुल नाभिकीय जी गुणक कहलाएगा। इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 10 तक लिखने के बाद एक लैंग्वेज लिखनी है, यहाँ पर जीजे के बारे में लैंग्वेज लिखनी है। लिखना, अतः समीकरण 10 से स्पष्ट है कि, समीकरण 10 तक लिखने के बाद लिखना, अतः समीकरण 10 से स्पष्ट है कि किसी न्यूक्लियॉन के, समीकरण 10 से स्पष्ट है कि किसी न्यूक्लियॉन के किसी विशिष्ट दिशा में, किसी न्यूक्लियॉन के किसी विशिष्ट दिशा में कुल चुंबकीय आघूर्ण, किसी विशिष्ट दिशा में कुल चुंबकीय आघूर्ण तथा कुल चुंबकीय आघूर्ण तथा नाभिकीय मैग्नेटॉन नाभिकीय मैग्नेटॉन व कुल क्वांटम नंबर के गुणा का अनुपात ही, नाभिकीय मैग्नेटॉन एवं कुल क्वांटम नंबर के गुणा का अनुपात ही नाभिकीय जी गुणक कहलाता है, नाभिकीय जी गुणक कहलाता है, नाभिकीय जी गुणक कहलाता है। प्रोटॉन के लिए जीजे की वैल्यू है वो लिखना 5.586 होती है, 5.586 कांस्टेंट संख्या होती है। न्यूट्रॉन्स के लिए जो जीजे की जो वैल्यू है, जीजे संख्यात्मक मान होता है, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस के 3.826 होगी, इस तरह से लिखना। तब इसके लिए जो म्यू जे आएगा, किसी विशिष्ट दिशा में जेड कंपोनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 2.793। इस वैल्यूज को अगर हम जीजे की वैल्यू को यहाँ पर डालें, नाभिकीय मैग्नेटॉन के टर्म में अगर हम उस वैल्यू को निकालें म्यू जे जेड को, तो वो कितना आ रहा है 2.793 म्यू एन प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें, और तब म्यू जे जेड कंपोनेंट ये आ रहा है माइनस के 1.9174। नॉर्मली ये प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली गई है फॉर्मूले के आधार पर कि जी की वैल्यू कितनी हो, तब उस आधार पर हम जीजे की वैल्यू के आधार पर म्यू जे का जो जेड कंपोनेंट है उसे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के टर्म में हमने निकाला है। नॉर्मली याद हो सके तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे हम एक चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें कि जीजे की वैल्यू कुछ भी हो, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो, इसके लिए म्यू जे जेड पॉजिटिव आएगा। म्यू जे जेड मतलब इसमें, और ये म्यू एन कितने के बराबर है, म्यू एन बराबर देखिए जी जे, म्यू एन कितने के बराबर था, ई एच कट अपॉन 2 एम पी जे, इसके बराबर था। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए जीजे इतना है और यहाँ पर प्रोटॉन के लिए जीजे इतना है। अब न्यूट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए ऋणात्मक आ रहा है म्यू जे जेड का मान, म्यू जे जेड का मान ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है,
अरे न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 0 होने की वजह से यहाँ से तो म्यू जे जेड कितना आना चाहिए था, मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन तो बराबर होते हैं लगभग, तो ई आवेश कितना होगा न्यूट्रॉन पर 0, तो इसकी वजह से ये 0 आना चाहिए था। लेकिन ये तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है 1.9174। तो ये ऋणात्मक क्यों आ रहा है, बताएंगे कोई भी जवाब इसका, इसका जवाब कोई बताएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है, प्लस माइनस ई, प्रोटॉन पर तो होता है प्लस ई, लेकिन न्यूट्रॉन पर तो 0 होने की वजह से इसका मान 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये ऋणात्मक मान दे रहा है। तो इस चीज की जो प्रायोगिक मान था इसका इतना आ रहा था ऋणात्मक, इस चीज से किस चीज के बारे में हमें देखने को मिल रहा है, बताओ। आपने नाम सुना है क्वार्क के बारे में, क्वार्क कण, क्वार्क पार्टिकल, तो उन क्वार्क पार्टिकल के बारे में हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रॉन है वास्तव में तो कैसा है, वो उदासीन है, लेकिन वो उसके अंतर्गत कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल उपस्थित हैं, न्यूट्रॉन के अंतर्गत क्यों कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल उपस्थित हैं जिनकी वजह से उस पर चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज कैसा हो गया है, 0 हो गया है। तो क्वार्क कण से मिलकर बना हुआ है, इस चीज की पुष्टि होती है। उसमें जो क्वार्क कण होते हैं न्यूट्रॉन में, DDU, डाउन डाउन अप पढ़ेंगे। जो 4th यूनिट है आपकी पार्टिकल फिजिक्स है, उस पार्टिकल फिजिक्स में हम सारे के सारे क्वार्क कणों के बारे में क्या करेंगे, वहां पर डिस्कशन करेंगे, पूरी स्टडी वहां पर करेंगे। क्वार्क पार्टिकल्स और भी बहुत सारे पार्टिकल्स वहां पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, मेसॉन्स, बेरियंस, सभी के बारे में वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बस हमें ये चीज जाननी है कि n का जो मान है वो ऋणात्मक जो आ रहा है, n न्यूट्रॉन के लिए जो इसका मान ऋणात्मक आ रहा है, इससे किस चीज की पुष्टि हो रही है कि न्यूट्रॉन है खुद तो उदासीन है, लेकिन वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिन पर क्या है, चार्ज है। उन चार्ज की वजह से ही इसका जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर अगर E का मान ऋणात्मक होगा तो उसके ऋणात्मक होने की वजह से ही इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, म्यू जे जेड कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो लिखें इसमें, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इक्वेशन नंबर 10 में के बाद लैंग्वेज लिख दी, उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए जीजी की वैल्यू लिखते हुए इसको कंप्लीट करें। -1.91, इसको 74 की जगह 34 करना, 34 है, ठीक है। आगे लाइन लिखना इसमें न्यूट्रॉन के बाद, न्यूट्रॉन के लिए म्यूजे का मान, न्यूट्रॉन के लिए म्यूजे का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, न्यूट्रॉन के लिए म्यूजे जेड का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, म्यूजे जेड का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, जबकि न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, जबकि न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि न्यूट्रॉन, यह इस बात की पुष्टि करता है कि न्यूट्रॉन अन्य आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि यह इस बात की पुष्टि करता है कि न्यूट्रॉन अन्य आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्वार्क कण कहते हैं। इसी तरह से लिख देना क्वार्क, जिन्हें क्वार्क कण कहते हैं। तो क्वार्क कणों के बारे में 4th यूनिट में पूरा का पूरा डिस्कशन है, किस तरह से क्या होता है क्वार्क कण, और किस तरह से न्यूट्रॉन की हमने जो DDU जो मैंने बताया है DDU से, तो वो किस तरह से बनाया है उसको भी यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो हमने पढ़ा था उससे उसकी शेप के बारे में बता रहे थे, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसके आधार पर हमने न्यूट्रॉन के लिए बताया कि न्यूट्रॉन है वो खुद तो उदासीन है, लेकिन वो खुद ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो कि कैसे हैं, आवेशित हैं। यहाँ पर जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क आ रहे हैं वो कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं, आवेशित होते हैं, चार्ज हैं
ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अरे लास्ट का क्रम से लेक्चर देखना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 क्रम से डले हुए हैं वहां पर, उनको क्रम से ही देखना, तभी समझ में आएगा। और प्रॉपरली अपने नोट्स बनाएं। जो भी ऑनलाइन मोड पर हो जाएगा या यूट्यूब पर हो जाएगा, उसके बाद उसको ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखना। उससे आगे ही पढ़ाया जाएगा जब भी क्लासेस होंगी आपकी ऑफलाइन। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप ये सोचकर बैठे हो कि इस चीज को दोबारा रिवाइज कराया जाएगा, कतई नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालना इसमें संभारिक प्रचक्रण। नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में नाप के गुणों में ही चल रहे हैं ये। नेक्स्ट हेडिंग में नंबरिंग कर देना उसमें संभारिक प्रचक्रण, और इसको इंग्लिश में भी लिख देना आइसोबैरिक स्पिन, आइसोबैरिक स्पिन। और हेडिंग डालकर पूरा फोकस इधर करो, नई चीज है और ये आगे भी यूज होगी आपकी 4th यूनिट में। बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इसको यूज करेंगे, वहां पर क्वेश्चन करने के लिए मेनली इसका यूज किया जाएगा, वहां पर और डिस्कशन करेंगे इस पर। लेकिन जनरली हम यहाँ पर देखते हैं कि संभारिक प्रचक्रण है क्या। देखिए, ये नाभिक है हमारा, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब तक नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें से प्रोटॉन है और कौन सा इसमें से न्यूट्रॉन है, क्योंकि नाभिक के अंतर्गत दोनों पर ही कौन सा फोर्स लग रहा है, दोनों पर ही जो फोर्स लग रहा है वो नाभिकीय बल लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। मतलब दोनों के बीच में जो होने वाली अन्योन्य क्रिया है वो आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है। मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा होगा वही बल बराबर होगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के, और वही होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के। मतलब तीनों के बीच में तीनों स्थिति हैं, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, तीनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा वो फोर्स कैसा होगा, एक समान परिमाण का होगा, वो भेदभाव नहीं रख रहा है उसमें। जब तक वो नाभिक के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तब तक वो समान रूप से लग रहा है। मतलब दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, इंटरेक्शन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अन्योन्य क्रिया वो समान हो रही है। और दोनों का मास mp और m है, ये भी तो कैसा होता है, लगभग समान होता है। 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम इतना मास होता है। दोनों के बीच में सेम इंटरेक्शन हो रही है और दोनों का मास भी सेम है। यदि हमें दोनों में अंतर विभेद करना है फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली नहीं देख रहे हैं, थ्योरेटिकली हम इस दोनों में क्या करना चाह रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर करना चाह रहे हैं। तो अंतर हम किस आधार पर करें, दोनों के मास है वो सेम है और अंदर तो आवेश का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो समान रूप से हो रहा है, वो आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन आवेशित कण है तो आपको समझ ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनके बीच में रिपल्सन होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए, जबकि नाभिक के अंतर्गत तो इन पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, विद्युत चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा है। विद्युत बल जो आप पढ़ते हो कूलाम का नियम K/Q1Q2/r², ये काम नहीं करता नाभिक के अंदर, ये ध्यान रखना। तो अगर ये काम करता तो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षित हो जाते और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तो लगता ही नहीं। तो ये इस आवेश का तो महत्व है ही नहीं, यहाँ पर आवेश का तो महत्व है ही नहीं। जिस आधार पर हम कह रहे थे कि प्रोटॉन तो आवेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, लेकिन नाभिक के अंतर्गत हम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा उदासीन है कौन सा आवेशित है, क्योंकि दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, समान रूप से हो रही हैं, मास भी समान है। तो इस आधार पर हाइगेनबर्ग ने एक हाइगेनबर्ग नाम तो सुना होगा पहले भी, हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ΔX × ΔPx वाला जो सिद्धांत दिया था हाइगेनबर्ग का था। तो उसने क्या कहा कि इसके लिए उसने संभारिक प्रचक्रण, कई क्वांटम नंबर आप पढ़ते हो, मुख्य क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम नंबर या कक्षीय क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर, कक्षीय क्वांटम नंबर, ml ms, ये चुंबकीय क्वांटम नंबर, इतने सारे क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। तो उसने एक और क्वांटम नंबर बता दिया I। हाइगेनबर्ग ने एक I क्वांटम नंबर दिया। अब इस I क्वांटम नंबर
को बोल रहे हैं संभारिक प्रचक्रण, आइसोबैरिक स्पिन की वजह से उसको बोल दिया क्वांटम नंबर को आई। अब इस आधार पर उसने थ्योरेटिकली उन दोनों में अंतर विभेद किया। उसने बताया कि जो ये आई क्वांटम नंबर है ये स्पिन क्वांटम नंबर की तरह ही है, यानी एस जो स्पिन क्वांटम नंबर आप लिखते हो स्मॉल एस उसी की तरह ही है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, और एम एक्स की वैल्यू उसके संगत कितनी हो जाती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इस तरह से हो जाती है। यदि वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो माइनस हाफ। इसी तरह से यहाँ पर आई है, इसकी भी जेड दिशा में दो कंपोनेंट बता दिए उसने, जेड दिशा में आई जेड कि या तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ होगी, या इसकी जेड दिशा में जो वैल्यू होगी, क्वांटम नंबर है ये, वेक्टर फॉर्म में होगा ये, ठीक है। तो आई जेड इसका जो जेड दिशा में कंपोनेंट है उसकी जो वैल्यू है या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। थ्योरेटिकली कह रहा है, इसके पीछे कोई भी वो नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आई जेड इक्वल टू प्लस हाफ हो सकती है या फिर आई जेड इक्वल टू माइनस हाफ। तो जिनके लिए आई जेड की वैल्यू प्लस हाफ है उसको बोल दिया उसने प्रोटॉन, और जिनके लिए आई जेड की वैल्यू माइनस हाफ है उसको बोल दिया उसने न्यूट्रॉन। मतलब उसने कहा कि उसमें दो कण उपस्थित नहीं है, नाभिक के अंतर्गत दो कण उपस्थित नहीं है, एक ही कण की दो अवस्थाएं हैं। ध्यान देना इस चीज को कि वो कह रहा है हाइगेनबर्ग से पहले तो हम क्या मानते हैं कि प्रोटॉन अलग है न्यूट्रॉन अलग है, लेकिन हाइगेनबर्ग का मानना था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो अलग अलग कण नहीं है, एक ही कण की दो अवस्थाएं। जैसे कि आप एक इलेक्ट्रॉन है उसको आप एसपीडीएफ कक्षकों में किस तरह से पढ़ते हो, इस तरह से एक ऊपर अप और एक नीचे डाउन, इस तरह से पढ़ते हो, विपरीत चक्रण में होते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की दो अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इसी तरह से वो बोल रहा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक ही न्यूक्लियन की, एक ही कण की क्या है, दो भिन्न अवस्थाएं हैं। एक अवस्था के लिए प्लस हाफ, दूसरी अवस्था के लिए माइनस हाफ। जिसके लिए प्लस हाफ होता है उसको नाम दे देते हैं हम प्रोटॉन, और जिसके लिए माइनस हाफ होता है उसको नाम दे देते हैं न्यूट्रॉन। तो लिखें इसमें संभारिक प्रचक्रण हेडिंग डालकर, हेडिंग डालकर लिखें इसमें संभारिक प्रचक्रण में नाभिक की संरचना में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन कणों का योगदान होता है। नाभिक की संरचना में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों का योगदान होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग समान, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग समान, ब्रैकेट में लिख देना mp इक्वल टू mn इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, लगभग समान, ब्रैकेट में इसको लिख देना, क्लोज कर देना, होता है। दोनों का द्रव्यमान लगभग समान होता है तथा दोनों के बीच होने वाली नाभिकीय अन्योन्य क्रिया भी समान होती है। तथा दोनों के मध्य होने वाली नाभिकीय अन्योन्य क्रिया भी समान होती है। तथा दोनों के मध्य होने वाली नाभिकीय अन्योन्य क्रिया भी समान होती है। अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे लिख देना जैसे बोर्ड पर लिख रहा है ppnnpn, प्रोटॉन प्रोटॉन अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल समान रूप से होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल समान रूप से होता है, जो कि आवेश पर निर्भर नहीं करता, जो कि आवेश पर निर्भर नहीं करता, जो कि आवेश पर निर्भर नहीं करता। अतः नाभिक के अंतर्गत, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में अंतर विभेद नहीं किया जा सकता।
अतः नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में अंतर विभेद नहीं किया जा सकता। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में अंतर विभेद नहीं किया जा सकता। तब हाइगेनबर्ग ने यह सुझाव दिया कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक ही कण की दो भिन्न अवस्थाएं मान लेना चाहिए। तब हाइगेनबर्ग ने यह सुझाव दिया कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक ही कण की दो भिन्न अवस्थाएं मान लेना चाहिए। एक ही कण की दो भिन्न अवस्थाएं मान लेना चाहिए। इसके लिए हाइगेनबर्ग ने एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की। इसके लिए हाइगेनबर्ग ने एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की। इसके लिए हाइगेनबर्ग ने एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की जिसे समभारिक प्रचक्रण ब्रैकेट में लिख देना I कहते हैं। जिसे समभारिक प्रचक्रण ब्रैकेट में लिख देना I कहते हैं। जिसका व्यवहार प्रचक्रण क्वांटम संख्या की तरह ही होता है। जिसका व्यवहार प्रचक्रण क्वांटम संख्या की तरह ही होता है। जिसका व्यवहार प्रचक्रण क्वांटम संख्या की तरह ही होता है। न्यूक्लियनों के लिए संभारिक प्रचक्रण का मान न्यूक्लियनों के लिए संभारिक प्रचक्रण का मान न्यूक्लियनों के लिए संभारिक प्रचक्रण का मान I इक्वल टू हाफ होता है। न्यूक्लियनों के लिए संभारिक प्रचक्रण का मान I इक्वल टू हाफ होता है। न्यूक्लियनों के लिए संभारिक प्रचक्रण का मान I इक्वल टू हाफ होता है। जेड दिशा में जिसके दो मान संभव होते हैं जेड दिशा में जिसके दो मान संभव होते हैं जेड दिशा में जिसके दो मान संभव होते हैं कौन कौन से जेड दिशा में जिसके दो मान संभव होते हैं आई जेड इक्वल टू प्लस हाफ इस तरह से लिख देना। इसको हम किसके लिए लिख रहे हैं प्रोटॉन के लिए मतलब एक ही कण की दो अवस्थाएं हैं जिसकी दो वैल्यू आ रही हैं। आई जेड इक्वल टू प्लस हाफ प्रोटॉन के लिए और आई जेड इक्वल टू माइनस हाफ किसके लिए ये न्यूट्रॉन के लिए इस तरह से लिख देना। तो संभारिक प्रचक्रण है वो एक थ्योरेटिकली दिया गया उसके आधार पर क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू हाफ है तो पॉजिटिव हाफ प्रोटॉन के लिए नेगेटिव हाफ न्यूट्रॉन के लिए। इस आधार पर इसमें अंतर विभेद हम कर सकते हैं कि अगर कहीं पर आई जेड इक्वल टू प्लस हाफ लिखा हुआ है मतलब वो पार्टिकल हम किस पर बात कर रहे हैं प्रोटॉन की और यदि माइनस हाफ है तो वो किसके लिए बात कर रहे हैं हम न्यूट्रॉन की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पैरिटी है। पैरिटी जिसको बोलते हैं समता हिंदी में बोले तो समता इसके बारे में पढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो पैरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होती है पैरिटी, किस चीज पर, ये भी एक तरह से क्वांटम नंबर ही है, पूरा देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।